हाँ जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पिछली क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ा था, सबसे पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर इस टॉपिक में से क्या सवाल आए हुए हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। हमने पिछली दो क्लासेस के अंदर जो इनोलेट केमिस्ट्री पर बेस्ड थी, इसमें हमने पहले इनोलेट किस स्टीरियो केमिस्ट्री का हमारे को किस वक्त बनाना होता है ये सीखा था, और सेकंड क्लास में हमने उसे यूज में लेते हुए ज़ीमरमान ट्रक्सलर मॉडल पूरा समझा था। इसके अलावा हमने इवेंस कायरल ऑक्सिलरी का यूज भी देखा था। आज हम लोग प्रीवियस ईयर नेट में और गेट में इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ सवाल डिस्कस करते हैं। आप देखिएगा किस तरह से हम उन कंसेप्ट को काम में लेते हुए इन सवालों को सॉल्व करते हैं। इनमें से सबसे पहला सवाल देखिए, जून 2019 में आया हुआ ये सवाल है। इसमें अगर आप देखें यहाँ तो हमारे को एक कार्बोनाइल कंपाउंड गिवन है और इस कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शंस हमारे को एल्डिहाइड से करवानी है पहले, फॉलोड बाय कार्बोनाइल कंपाउंड, और हमें यह बताना है कि यहां बनने वाला बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल का स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगा, दैट इज द प्रोडक्ट ए। और पहले इसका बोरोन इनोलेट बनाया गया है, उसके बाद में एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई गई है और फिर बी प्रोडक्ट बनाया गया है। हमारे को बताना है यहां बी प्रोडक्ट बनने वाला क्या होगा। देखिए, ये बी प्रोडक्ट क्या है, ये ए प्रोडक्ट क्या है, ये आराम से पता लगा सकते हैं। केवल एक बात पता होनी चाहिए कि एक्चुअली बनने वाला इनोलेट कौन सा है। तो आप लोगों को मैं याद दिला देता हूं, दिस वन इज द बोरोन, और बोरोन के साथ दे रखिए साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल को कभी CY लिख देते हैं, कभी CHX लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। और हमें यह पता है कि जब बोरोन पर साइक्लोहेक्साइल लगी हुई होती है और हम उसका इनोलेट बनाते हैं तो बनने वाला जो इनोलेट होता है वो ट्रांस होता है। कैसा होता है बनने वाला इनोलेट? ट्रांस। आप याद कीजिए, हम बोरोन के केस में ये वाला इनोलेट बनाकर आए हैं, ओ बोरोन, और बोरोन पे क्या लगा हुआ होता है? साइक्लोहेक्साइल अगर लगा हुआ होता है तो हम लोग जो इनोलेट बनाते हैं वो इनोलेट कुछ ऐसा बनाते हैं और इसे हम कहते हैं ई या ट्रांस इनोलेट, ये लीजिए। और अगर बोरोन के केस में ट्रांस इनोलेट यहां पर बनने वाला है तो ऑब्वियसली बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो एंटी होगा, यानी एंटी डायस्टीरियोमर हमारे को टिक करना है। अब एंटी डायस्टीरियोमर किस सेंस में कहते हैं तो मैंने आपको यह बताया था कि जो भी प्रिंसिपल चेन होती है, लॉन्गेस्ट चेन होती है जिगजैग, वो प्लेन ऑफ द पेपर पे रहे और उसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड पे लगा हुआ तो एल्काइल, ये लीजिए, और नया आने वाला कायरल सेंटर पे OH ग्रुप, ये लीजिए। अगर ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेज और डैश पर हैं या डैश और वेज पर हैं तो प्रोडक्ट एंटी कहा जाता है, और अगर वेज वेज है या डैश डैश है तो प्रोडक्ट सिन कहा जाता है। करेक्ट, ये मैंने आप लोगों को सिखाया था। ओके, अब मैं आप लोगों से आगे की चर्चा करता हूं। देखिएगा, अगर मैं अब आपसे यह कहूं कि अगर यहां LDA लिया जाता है तो लिथियम इनोलेट बनेगा, और लिथियम इनोलेट यहां जब बनेगा तो वो लिथियम इनोलेट यहां पर सैड बनेगा, यानी कि सिस बनेगा। बिकॉज मैंने ये कहा था कि अगर इस कार्बोनाइल के साथ इस जगह, इस कार्बोनाइल के साथ इस जगह अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो या टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हो, कौन कौन सा होता है? कौन सा होता है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। याद करो, ये चीज कही थी यहां पर, क्लियर। और क्या कहा था मैंने? टर्शरी ब्यूटाइल कहा था यहां पर मैंने, और क्या कहा था? फिनाइल कहा था। यानी बल्कि ग्रुप अगर होते हैं, आइसोप्रोपाइल हुआ, फिनाइल हुआ, टर्शरी ब्यूटाइल है, तो फिर ये जो मिथाइल है वो इस तरफ नहीं आता, ये मिथाइल किस तरफ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, ठीक है। और अगर ये ऊपर की तरफ रहेगा तो कौन सा वाला इनोलेट बनेगा? यहां पर हम ये कहते हैं इस जगह Z इनोलेट बनेगा, यानी सिस इनोलेट बनेगा। तो हम ये कहते हैं यहां चूंकि फिनाइल ग्रुप है इसलिए बनने वाला इनोलेट, ये लीजिए, इस फिनाइल के कारण यहां फिनाइल हो या आइसोप्रोपाइल हो या मैं ये कह दूं टर्शरी ब्यूटाइल हो, तो बनने वाला इनोलेट ये होता है। और ये जो इनोलेट है वो कैसा है? हम कह दें Z इनोलेट है या कह दूं सिस इनोलेट है। ये इनोलेट कैसा है? Z इनोलेट, या फिर ये कैसा है? सिस इनोलेट है। करेक्ट।
और अगर ये सिस इनोलेट है तो बताइए बनने वाला जो डायस्टीरियोमर है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, सिन। तो इसका मतलब सिन का मीनिंग क्या हो गया, या तो वेज वेज या डैश डैश जिग जैग चेन के अंदर। इसका मतलब जो प्रोडक्ट ए होगा वो तो कैसा होगा, सिन, और जो प्रोडक्ट बी होगा वो कैसा होगा, एंटी। तो इसका मतलब यहां दोनों सिन या दोनों एंटी तो नहीं होंगे, ए सिन होगा यस, और बी एंटी होगा यस, और हमारे को यहां पर सी प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, यानी सी ऑप्शन हमारे को यहां पे टिक करना है। क्लियर? आई थिंक मेरी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। हमें केवल ये देखना होता है कि इनोलेट कौन सा बनने वाला है, वो सिस इनोलेट है या ट्रांस इनोलेट है, और वो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही क्लियर कर दिया है कि कब और किस वक्त हमारे को सिस इनोलेट बनाना है और कब और किस वक्त हमारे को ट्रांस इनोलेट बनाना है। क्लियर? चलिए अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये जून 2017 के अंदर सवाल आया जिसमें इवेंट्स कायरल ऑक्सिलरी काम में ली गई है, और ऐसे सवाल भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर रखे हैं। देखिए सबसे पहले सवाल में क्या है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। सबसे पहले बोरोन का इनोलेट बनाया गया है, और चूंकि यहां ब्यूटाइल काम में लिया जा रहा है तो इसका क्या मतलब हो गया, ब्यूटाइल के केस में हमारे को पता है सिस यानी कि Z इनोलेट हमारे को बनाने होते हैं। और उसके बाद देखिए PHCHO कार्बोनाइल के साथ इसकी रिएक्शन है, और फाइनली ये जो कायरल स्पीशीज है इसको बाहर निकालने के 3 तरीके बताए थे, या तो हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड THF H2O2 एंड वाटर, या फिर लिथियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन करवाया जाएगा, या फिर हमारे को अमीन से रिएक्शन करवा के विनरब अमाइड बनवाया जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोलाइसिस करवाया जा रहा है, हाइड्रोलाइसिस से फाइनली इससे एसिडिक ग्रुप हमारे को बाहर निकालना है। चलिए वो तो अभी हम कर लेंगे। तो पहले देखिए सिस इनोलेट बना, सिस इनोलेट बनने के बाद उसके बाद कार्बोनाइल के साथ जब रिएक्शन होगी तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सिन। अब सिन का मतलब क्या होता है, वेज वेज या डैश डैश। करेक्ट। अब वेज वेज और डैश डैश में से हम कौन सा वाला टिक करेंगे, चूंकि यहां वेज पर क्राउडिंग है इसलिए बनने वाला सिन कौन सा होएगा, डैश डैश। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो रहेगा वो इस सवाल के अंदर ये रहेगा। देखो सिन डायस्टीरियोमर, और ये आपका कायरल ऑक्सिलरी का हाइड्रोलाइसिस होने के बाद इस पोर्शन में एसिडिक ग्रुप के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर? तो यहां पर आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी। ये बात हुई आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2017 में आए हुए की। बोलिए सभी के समझ में आ गई बात? करेक्ट। चलिए आगे की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बात करते हैं दिसंबर 2014 में आए हुए इस सवाल की। जरा देखिएगा यहां पर वही हमें एक कायरल इवेंट्स कायरल ऑक्सिलरी गिवन है। ओके, और मैंने आपको क्या बताया था, या तो ये लगाया मिलेगा या फिर लगवा लेगा। क्लियर? तो सबसे पहले ब्यूटेन का ये जो हमने अल्काइल बोरेन लिया है, ओके, ये इस बेस की प्रेजेंस में यहां पर बोरोन का इनोलेट बनाएगा, और बनने वाला बोरोन इनोलेट यहां पर कैसा है, हम कहेंगे बनने वाला बोरोन इनोलेट यहां पे सिस है, जेड है। और जब भी कभी सिस इनोलेट या जेड इनोलेट कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन करता है ना तो वो फिर सिन डायस्टीरियोमर बनाता है। अब सिन डायस्टीरियोमर का मतलब क्या है, सिन डायस्टीरियोमर का मतलब है या तो वेज वेज या डैश डैश, लेकिन यहां वेज पर ऑलरेडी क्राउडिंग है तो बनने वाला सिन कौन सा वाला बनाएंगे, डैश डैश वाला। और आगे कायरल ऑक्सिलरी को बाहर नहीं निकाला गया है, बाहर निकालने के 3 तरीके आते हैं पर अगले ने बाहर नहीं निकाला तो हमें एज इट इज रखना है। ओके, तो बताइए सिन कौन सा वाला टिक करेंगे, वेज वेज या डैश डैश, तो हम कहेंगे डैश डैश। पहले तो देखो एंटी हो ही नहीं सकता, यहां पर सिन हो सकता है, एंटी हो ही नहीं सकता, सिन भी कौन सा वाला टिक करोगे, डैश डैश वाला। तो हमारा आंसर हो गया ये वाला, यानी इस सवाल के अंदर आंसर आएगा ए। तो आपने एक चीज देखी, अगर हमें
कंसेप्ट पता है इनोलेट केमिस्ट्री में किस वक्त कौन सा इनोलेट बनने वाला है और उस स्टीरियोकेमिस्ट्रिक इनोलेट से प्रोडक्ट क्या बनता है, और साथ में हमारे को इवेंस कायरल ऑक्सिलरी के साथ डीलिंग और उसे हटाना हमें आता है, तो हम इस तरीके के सभी सवाल इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए तो यहां पर आंसर आएगा ए। अब देखिए एक मैकेनिज्म बेस्ड सवाल और आया था, उसको भी देखते हैं। देखिए ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल, ये क्वेश्चन आया गेट 2016 के अंदर। देखो गेट 2016 के अंदर ये जो सवाल आया है इसको आप समझिए। पूछा क्या है इसके अंदर, द फेवरेबल ट्रांजिशन स्टेट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो भाई ये ट्रांजिशन स्टेट आज पूछ ली, हो सकता है आज के बाद किसी दूसरी रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट पूछ ले। तो पहले तो ये क्लियर रखना दिमाग में कि जो बोरोन इनोलेट और लिथियम इनोलेट की रिएक्शंस हमने पढ़ी है वो 6 मेंबर्ड चेयर फॉर्म साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू पढ़ी है। हमने ओपन एसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं पढ़ी है। ओपन और एसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट पढ़ी जाती है मुकियामा रिएक्शन में, मुकियामा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर, और या फिर हम ये कह दें इसकी एप्लीकेशन वगैरह में, जब हम लोग यहाँ बेसिकली ये कह दें कि टिन इनोलेट्स काम में लिए जाते हैं, या सिलाइल इनॉल ईथर की रिएक्शन जब कार्बोनाइल कंपाउंड से कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ द लुइस एसिड, यानी मुकियामा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और उसकी एप्लीकेशन, वहां जब रिएक्शन होती है तो ओपन एसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है। लेकिन बोरोन इनोलेट अगर रिएक्शन कर रहा होता है, अगर रिएक्शन बोरोन इनोलेट ना करके हम ये कह दें लिथियम इनोलेट कर रहा होता है, तो फिर ऐसी रिएक्शन में हम 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ बनने वाली जो ट्रांजिशन स्टेट है और सिन डायस्टीरियोमर जो हम यहाँ बना रहे हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहूंगा कि भाई एसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ जो बनने वाली है वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली है। अब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट सबसे पहले देखो साइक्लोहेक्साइल लगा रखा है और ये ट्रांस इनोलेट है। ये कैसा है? ट्रांस इनोलेट, तभी तो एंटी डायस्टीरियोमर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में ट्रांस इनोलेट को पहचानो कहां है। ट्रांस इनोलेट ये रहा, जरा देखेंगे ट्रांस इनोलेट ये रहा, देखिएगा ये रहा आपका ट्रांस इनोलेट। ये कार्बन, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये है हमारा ट्रांस इनोलेट। करेक्ट। देखो आप लोग, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस पर लगा हुआ ऑक्सीजन इधर है और मिथाइल इधर है। ये ऑक्सीजन और ये मिथाइल ऑपोजिट स्टीरियो रखते हैं, ऑक्सीजन और मिथाइल ऑपोजिट स्टीरियो रखते हैं। ये ट्रांस इनोलेट यहां पर भी है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये ट्रांस इनोलेट आपको यहां भी दिख रहा है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इधर, इसका ऑक्सीजन इधर है, ये लीजिए, और इधर मिथाइल है। करेक्ट। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रांस इनोलेट है। और देखिए एक्चुअली में रिएक्शन हो क्या रही है। देखो ये जरूरी नहीं है कि ट्रांजिशन स्टेट हम थोड़ी अलग बना कर आए हैं, यहाँ कुछ इस तरीके से बनी है। मैंने आपको क्या बोला था, जब 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी, इनकी रिलेटिव पोजीशन आपस में चेंज की जा सकती है, क्योंकि कोई ना कोई चीज में कहीं ना कहीं तो लिखूंगा ना। अब जैसे इसने क्या कर दिया, इसने कार्बोनाइल को यहाँ लगा दिया, ये लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। और ट्रांस इनोलेट कुछ इस प्रकार से, ये लीजिए, यहां पर लगा रहा है ऐसे, क्या दिक्कत आ गई? अब है तो है यहाँ, ये लीजिए Br2। आ रही है बात समझ में? तो जरूरी नहीं है ना कि वो ऐसे लगाए। हम इनोलेट को इधर बनाते थे, कार्बोनाइल को इधर बनाते थे, तो कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ टक कर रहा है, और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ऐसे ही तो कुछ है। बस इतना ध्यान रखेंगे कि जब यहाँ पर लगा हुआ कार्बोनाइल पे लगा हुआ ये पीएच और एच की हम बात करते हैं, तो लगा हुआ पीएच ये हम हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर लगाते थे। अरे याद करो, हम लोग इनोलेट, याद करो, ये कार्बोनाइल लेते थे। करेक्ट। आप याद करो, हम ये इनोलेट लेते थे, ये लीजिए,
ये लिथियम होता था। इस तरीके से हम साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जब बनाते थे तो इनोलेट पर लगा हुआ ये जो R था, ये R मतलब मिथाइल कभी इधर या इधर हो सकता था, डिपेंड करता था इस इनोलेट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। लेकिन कार्बोनाइल पर लगा हुआ ये जो R होता था ये हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही आता था, ये कभी भी एक्सियल पोजीशन पर नहीं लगाया जाता था इन द केस ऑफ द जीमरमान ट्रेक्सलर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो आप देखिए इस जीमरमान साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में कार्बोनाइल के ऊपर, ये कार्बोनाइल देखो देखो, ये जो कार्बोनाइल है, ये कार्बोनाइल पर लगा हुआ ये पीएच एक्सियल पर है, जबकि यहां पीएच इक्वेटोरियल पर है। कहिए, बताइए मुझे, रिप्लाई कीजिए मुझे बताइए कि इस फिनाइल को, जो कार्बोनाइल का फिनाइल है, हम उसे इक्वेटोरियल पर रखना पसंद करेंगे या एक्सियल पर रखना पसंद करेंगे इन जीमरमान साइक्लिक 6 मेंबर चेयर फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट? कहां रखना पसंद करेंगे, एक्सियल या इक्वेटोरियल पर? क्योंकि ये चॉइस होती है। बताइए भाई, ये जो इनोलेट है इसका मिथाइल तो ट्रांस स्टीरियो के हिसाब से रखा जाएगा। ट्रांस इनोलेट है तो इक्वेटोरियल पर आ जाएगा, सिन है इनोलेट 6 इनोलेट है तो एक्सियल पर चला जाएगा। ये मिथाइल की जगह तो चेंज हो सकती है, वो तो इस डबल बॉन्ड के स्टीरियो पे डिपेंड करता है। बट कार्बोनाइल पर लगा हुआ जो R होता है यानी फिनाइल ग्रुप है, ये इक्वेटोरियल और एक्सियल में से चॉइस होती है, हम कहीं भी लगाएंगे। तो हम इसको कहां लगाना पसंद करेंगे, एक्सियल या इक्वेटोरियल? बताइए। इक्वेटोरियल, बिल्कुल। इसको हम कहां लगाएंगे, इक्वेटोरियल पर। इसका मतलब इक्वेटोरियल पर अगर लगा है तो ये ट्रांजिशन स्टेट बिल्कुल सही है, लेकिन अगर एक्सियल पर लगा है तो ये ट्रांजिशन स्टेट गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि इस जीमरमान ट्रेक्सलर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हमें पहचाननी थी। तो एसाइक्लिक तो वैसे मैंने मना कर दिया कि नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में लिथियम इनोलेट, बोरोन इनोलेट, इसमें हम 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। ठीक है, अगर मुकियामा कंडेंसेशन होता, अभी हम सीखेंगे, उसके अंदर हम ओपन यानी एसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। तो ये मुकियामा तो है नहीं, ये तो लिथियम इनोलेट या बोरोन इनोलेट का एल्डोल कंडेंसेशन है। यहाँ पर जीमरमान ट्रेक्सलर मॉडल लग रहा है, ये यहाँ पर 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हमारे को बनानी है। और कार्बोनाइल के एराइल ग्रुप को, एल्काइल ग्रुप को हमेशा हम इक्वेटोरियल पर लगाते हैं, एक्सियल पर नहीं लगाते। इसलिए मैंने इसको काटा है और इसको रखा है। ये बात हुई आप लोगों के प्रीवियस ईयर में जो भी जीमरमान ट्रेक्सलर मॉडल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनका मैंने आपसे डिस्कशन किया है। ठीक है, तो आपने देखा अगर हमारे को पिछले लेक्चर्स की थ्योरी अगर क्लियर है तो बड़े ही आराम से हम इन सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलिए उतारिएगा। अब देखिएगा, अब हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शंस यानी इनोलेट केमिस्ट्री में नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, दैट इज द बेलिस-हिल्मान रिएक्शन। इसे आप लोग समझिएगा। देखिए, हेडिंग डालेंगे आप लोग, बेलिस-हिल्मान रिएक्शन। बेलिस-हिल्मान रिएक्शन, देखिए देखो भाई, बेलिस-हिल्मान रिएक्शन में क्या है जरा आप लोग समझेंगे। बेलिस-हिल्मान रिएक्शन में ये कहा जाता है कि ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन के दौरान होता है। ये एक ऐसे रिएक्शन है जिसमें बनने वाले प्रोडक्ट में मल्टी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ये एक ऐसे रिएक्शन है जिसमें एटम्स कंजर्व रहते हैं, यानी एटम इकोनॉमी रिएक्शन है। क्लियर? ये एक ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि कीमो सेलेक्टिव भी है, रेजियो सेलेक्टिव भी है और स्टीरियो सेलेक्टिव भी है। इस रिएक्शन में कई प्रॉपर्टीज है, मतलब कई खास बात है इस रिएक्शन की। इंटरमोलिकुलर भी हो सकती है, इंट्रामोलिकुलर भी हो सकती है। तो बेसिक, सबसे पहले तो मैं इसके कुछ पॉइंट्स लिखता हूं, फिर जनरल रिएक्शन लिखता हूं, फिर इसका एक जनरल रिएक्शन में से एक मेन रिएक्शन, मेन कंपोनेंट लेते हुए उस रिएक्शन को आपको समझाता हूं। ठीक है, जरा देखेंगे आप लोग। बेलिस-हिल्मान रिएक्शन में यह कहा जाता है, इट इज यूज्ड
टू फॉर्म कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो हम कहें यूज्ड फॉर कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। यूज्ड फॉर कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन के काम में आने वाली रिएक्शन है। ठीक है। प्रोडक्ट कंटेन मल्टी फंक्शनल ग्रुप्स, मतलब प्रोडक्ट में कई प्रकार के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। प्रोडक्ट कंटेन मल्टी फंक्शनल ग्रुप्स। इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है उसमें रिएक्टेंट में जितने एटम्स होते हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट के अंदर होते हैं। जस्ट लाइक डील्स एल्डर रिएक्शन, यानी इट इज द एग्जांपल ऑफ एटम इकोनॉमी रिएक्शन। हम कहते हैं इट इज एटम इकोनॉमी रिएक्शन। एटम इकोनॉमी रिएक्शन। ओके, ये एक एटम इकोनॉमी रिएक्शन है। ओके, अब आप देखिएगा इस रिएक्शन के बारे में ये कहा जाता है कि ये रेजियो सेलेक्टिव भी है, कीमो सेलेक्टिव भी है और स्टीरियो सेलेक्टिव भी है। इट इज रेजियो सेलेक्टिव as well as chemoselective as well as stereoselective। ओके, आगे देखिए। अब इस रिएक्शन में अगर मैं जनरल रिएक्शन की बात करूं, मतलब एक जनरल मैं रिप्रेजेंटेशन लूं इस रिएक्शन का, तो देखिए ये रिएक्शन किस तरह से, ये साथ में लिख देना माइल्ड कंडीशन यूज में आती है इस रिएक्शन में, ये भी ध्यान रखना। यूज्ड माइल्ड कंडीशन, मतलब कोई इसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन नहीं चाहिए, माइल्ड कंडीशंस चाहिए होती है। यूज माइल्ड कंडीशंस, राइट। अब अगर मैं इसमें एक जनरल रिएक्शन की बात करूं तो देखिए वो जनरल रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। देखिएगा, मैं सबसे पहले बात करता हूं इसमें जनरल रिएक्शन की। देखो जनरल रिएक्शन क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई एक इलेक्ट्रोफाइल लिया, ये कोई एक इलेक्ट्रोफाइल लिया, ये Y है, ये R है और ये R डैश है। यहां Y ऑक्सीजन हो सकता है, याद रखिएगा। यहां पर Y एंड COOR हो सकता है, एंड PS हो सकता है, एंड SO2R हो सकता है, एटसेट्रा। इस प्रकार का ग्रुप ये Y हो सकता है। अगर मैं बात करूं R क्या है? R कोई एल्काइल ग्रुप है या R कोई एराइल ग्रुप है, या फिर ये कोई हेटेरो एराइल है। हेटेरो एराइल का मतलब होता है जैसे पिरिडीन, ठीक है। ऐसे देखिएगा, ये जो R डैश है, ये R डैश क्या है? ये कहा जाता है R डैश हाइड्रोजन हो सकता है, या फिर कोई एल्काइल हो सकता है, या COOR हो सकता है, या COR हो सकता है, एटसेट्रा। ये R डैश, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये तो चर्चा करी मैंने सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफाइल की। एक तो इलेक्ट्रोफाइल लिया जाता है, आगे बात समझ में। और इस इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन हम एक ऐसे कंपाउंड से कराते हैं, एक ऐसे एल्कीन के साथ करवाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। यानी ये क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये ध्यान रहे, क्या लगा रखा है मैंने? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये हमने जो कंपाउंड लिया है, एक्चुअली ये कंपाउंड क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है एक्टिवेटेड एल्कीन।
ये क्या होती है? एक्टिवेटेड एल्कीन। ये लीजिए, इसे एक्टिवेटेड एल्कीन कहा जाता है। क्लियर? एक्टिवेटेड एल्कीन में जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है ना, देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या क्या हो सकते हैं, जरा आप समझेंगे। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स देखिए, COR कार्बोनाइल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, COOR हो सकता है, PO OET होल ट्वाइस ये हो सकता है। इसके अलावा SOR हो सकता है, SO2R हो सकता है, SO3R हो सकता है, एटसेट्रा। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप यहां पर लगा सकते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे। अब ये जो रिएक्शन होती है ये किसी ना किसी एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है और रूम टेम्परेचर पर होती है, किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। अब ये कैटलिस्ट कौन होता है, जरा इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं कि भाई ये कैटलिस्ट है कौन आखिर, है ना। तो देखो इसकी भी जरा चर्चा कर लेते हैं। ये जो कैटलिस्ट यहाँ काम में लिया जाता है, ये कैटलिस्ट एक ऐसी स्पीशीज होती है, याद रखना, जो कि एक वीक बेस होती है बट एक गुड न्यूक्लियोफाइल होती है और फाइनली एक अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह भी बिहेव करती है। क्या कहा मैंने, जरा फिर से सुनिएगा। कैटलिस्ट एक ऐसे स्पीशीज है, यहाँ याद रहे, मतलब जो कैटलिस्ट हम यहाँ ले रहे हैं ना, वो कैटलिस्ट में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज में लिखता हूं, पहले तो मैं बता दूं ये कैटलिस्ट क्या क्या हो सकते हैं। देखो ये कैटलिस्ट याद रहे, या तो फॉस्फीन होते हैं, फॉस्फीन या 3 डिग्री अमीन, ये है बेसिकली। और जो 3 डिग्री अमीन्स हैं, देखो 3 डिग्री अमीन्स, वो 3 डिग्री अमीन का एक एग्जांपल ये, जिसको आप कहते हो डैबको, याद करो, इसका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर किया था हमने बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में, डैबको काम में लिया जा सकता है। क्लियर? इसके अलावा एक नाइट्रोजन कम कर लो, ये लीजिए, इस प्रकार की अमीन भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम यहां पर देखो ये अमीन भी ले सकते हैं, ये लीजिए, ये भी ली गई है। ओके, इसके अलावा हम इस प्रकार की अमीन भी ले सकते हैं, ये लीजिए, एटसेट्रा। इस प्रकार की अमीन्स हम काम में लेते हैं। क्लियर? अब जो मैं कह रहा हूं जरा देखना आप लोग, ये जो कैटलिस्ट मैंने आपसे कहा कि लिए जाते हैं, इन कैटलिस्ट की क्या खास बात बताई मैंने आप लोगों को, इन कैटलिस्ट की आपको मैंने खास बात जो बताई है वो ये बताई है कि ये कैटलिस्ट, these are weak base, ठीक है, ये वीक बेस होते हैं। These are गुड न्यूक्लियोफाइल्स, ये गुड न्यूक्लियोफाइल्स हैं, याद रहे, ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं और फाइनली ये अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह भी बिहेव करते हैं और लास्ट में जैसे यूज में लिए गए थे बिल्कुल वैसे ही उसी फॉर्म में वापस बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें कैटलिस्ट कहेंगे। अभी आप मैकेनिज्म देखेंगे ना तब समझ में आएगा आप लोगों को। बाकी ये आपको न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हुए दिखेंगे, लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हुए दिखेंगे और लास्ट में चूंकि रिकवर बिल्कुल उसी मैनर में हो जाते हैं, इसलिए हम इनको कैटलिस्ट कह देते हैं। Clear? So these are good living group also. These are good living group also. ये good living group भी होते हैं। क्लियर? और फाइनली हमारे को जो यहाँ प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट देखो क्या मिलता है, इस Y पे H लग गया, ये R हो गया, ये R डैश हो गया और ये डबल बॉन्ड हो गया और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। क्लियर? अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई देखो इधर यहां ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो एक्टिवेटेड एल्कीन है, इस एक्टिवेटेड एल्कीन और कार्बोनाइल, ये जो इलेक्ट्रोफाइल था, दोनों के बीच में
कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बॉन्ड अगर वैसे देखा जाए तो एक नॉर्मल रिएक्शन से बनाना बहुत मुश्किल है। आप देखिए, एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की रिएक्शन आपने एक ऐसी जगह करवाई है जो कि रिएक्टिव साइट है ही नहीं। एल्कीन तो एक्टिवेटेड है, बट इसकी जो रिएक्टिव साइट है वो तो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला कार्बन है, ना कि ये वाला कार्बन है। करेक्ट। तो इस कार्बन पे लगी हुई H Y पे जाके लग गई और इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो इसका और इसका दोनों का एडिशन हुआ इस बॉन्ड पर, ये कार्बन यहां जुड़ गया और H यहां जाके लग गया। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें हो रहा है। और जितने एटम आपने इसमें रिएक्टेंट में देख रहे हो उतने ही एटम प्रोडक्ट में है। कोई यहां पर अपन अगर देखा जाए तो दो स्पीशीज जब जुड़ी तो कोई साथ में स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकल रहा। नॉर्मल जैसे साइक्लो एडिशन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही का वैसा एक एटम इकोनॉमी रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है। और इसे मैं कैटलिस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखोगे रिएक्शन के दौरान कि यहां पर ये कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, लास्ट में लिविंग ग्रुप की तरह भी बिहेव करेंगे और इनको ऐसे कैसे रिकवर कर लिया जाएगा। इसलिए हम इन रिएक्शंस के अंदर इनको फॉस्फीन को, इन 3 डिग्री अमीन्स को क्या बोलेंगे, हम इन्हें कैटलिस्ट बोलेंगे। क्लियर। ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको पहले सिनमॉन रिएक्शन का दिया है, उतारेंगे आप लोग इसको। अब देखिएगा, अब मैं बात करता हूं इसके अंदर मैकेनिज्म की। देखो, या पहले मैं एक जनरल रिएक्शन ले लेता हूं इन्हीं में से, मतलब इन्हीं में से मेरे को कोई ना कोई एक कंपोनेंट तो उठाना ही है ना। तो मैं कोई एक कंपोनेंट उठा के और एक जनरल रिएक्शन मैं इसकी लिख देता हूं। एक बार जरा देख लो। देखो, एक जनरल रिएक्शन लिख देता हूं, फिर उसी की मैं मैकेनिज्म आपसे डिस्कस कर लूंगा। देखो, जनरल रिएक्शन देखिए, अगर मैं यहां पर ये कार्बोनाइल कंपाउंड ले लूं, ये लीजिए, और इस कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन मैं इस एक्टिवेटेड एल्कीन के साथ करा दूं, ये लीजिए, इन द प्रेजेंस ऑफ द डैप्को, ये लीजिए, राइट, रूम टेम्परेचर और CH2Cl2 सॉल्वेंट लिया मैंने। तो इससे हमारे को, ये लीजिए, ये स्पीशीज ऑब्टेन होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो एक्टिवेटेड एल्कीन हमने ली है, इसका H तो कार्बोनाइल के ऊपर जाके लग गया और ये खुद कार्बोनाइल कार्बन पर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे जुड़ गई और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लीजिए, ये है एक जनरल रिएक्शन जिसको आप कह रहे हो बेलिस हिल्मान रिएक्शन। ये बॉन्ड ही तो बनता हुआ दिख रहा है हमारे को, दैट इज द कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर। अब मैं इसकी मैकेनिज्म आपसे डिस्कस करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। है कुछ भी नहीं, बहुत ही बेसिक मैकेनिज्म है इसकी। देखो, मैंने आप लोगों को कहा है कि यहां पर ये जो डैप्को होता है या इसके अलावा और भी 3 डिग्री अमीन्स हैं, ये एक वीक बेस है लेकिन बहुत ही अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, बेटर न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है जरा देखेंगे आप लोग। ये मैंने एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर लिया, करेक्ट। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का रिएक्शन सबसे पहले डैप्को के साथ होगा। अब डैप्को मैंने कहा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये न्यूक्लियोफाइल जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है, ये लोन पेयर यहां माइकल एडिशन करेगा, मतलब इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहां आएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे और ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर। और आफ्टर दिस न्यूक्लियोफिलिक अटैक हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन हो जाएगी, दैट इज O माइनस, दैट इज OET। क्लियर। और इसने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है। याद रखिएगा, इस स्पीशीज को मैं जरा ऐसे लिख देता हूं,
करेक्ट। अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या ये माइनस रखता है और ये प्लस रखता है, तो मैं इसको ज्वीटर आयन कह सकता हूं। यस, अगर किसी स्पीशीज पर प्लस और माइनस एक स्पीशीज पर होते हैं तो वो ज्वीटर आयन कहलाते हैं या एम्फोलाइट कहलाते हैं। तो मैं इसे ज्वीटर आयन इनोलेट कह सकता हूं। ये एक एस्टर का इनोलेट भी तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो इट इज द ज्वीटर आयन इनोलेट। ये क्या होता है? ज्वीटर आयन इनोलेट। ये लीजिए, ये ज्वीटर आयन इनोलेट मैंने यहां पर बनाया है। अब ये जो ज्वीटर आयन इनोलेट है, देखिए ये आगे क्या करेगा, जरा आप लोग देखेंगे। अगला स्टेप बहुत ही ध्यान से समझेंगे आप लोग। देखो, अगले स्टेप के अंदर ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड हमने लिया है, ये लीजिए, ये कार्बोनाइल कंपाउंड ही तो लिया है। क्लियर? इस कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर, अरे देखो, इस कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर इस ज्वीटर आयन इनोलेट का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, और यहां से इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहां होगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर। ओके, जैसे ये अटैक हुआ, याद रखना ये स्टेप इस रिएक्शन का स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये कैसा स्टेप है? स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये इस रिएक्शन का स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और अगर ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो रेट इस पर और इस पर डिपेंड करेगी। और ये महाराज कहां से आए हैं? ये महाराज यहां से और यहां से आ रहे हैं। इसका मतलब रेट किस किस पे डिपेंड करेगी? इस पर, इस पर और इस पर। आगे जाके पता लगेगा ये तो कैटलिस्ट है, ये तो कैटलिस्ट है, तो दिखने में तो थर्ड ऑर्डर दिख रही है, बट ये तो कैटलिस्ट निकलेगा, तो रेट इस पे तो डिपेंड ही नहीं करेगी, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन तो कम भी ले लोगे, कम चेंज नहीं हो रही समय के साथ, तो कभी भी रेट इस पे डिपेंड करेगी ही नहीं। तो एक्चुअली दिखती थर्ड ऑर्डर है, पर रेट इस पे डिपेंड करती नहीं है, तो बोला जाता है सूडो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। करेक्ट, जिसकी मैं चर्चा अभी थोड़ी देर बाद करूंगा। अभी तो केवल ये बता रहा हूं कि ये स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्लियर? अब इस स्लो स्टेप, इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या होगा जरा देखेंगे आप लोग। ये स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये फिर से एस्टर बन गया। क्लियर? और यहां से ये बॉन्ड इसके साथ बन गया O माइनस, ये R। क्लियर? और यहां क्या लगा हुआ है? ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। करेक्ट, ये स्पीशीज हम लोगों को मिल चुकी है। राइट, अब यहां क्या होगा देखना अगले स्टेप में। अब यहां प्रोटॉन ट्रांसफर होगा इंट्रामॉलिक्यूलर। अब यहां पर एक स्टेप होगा जिसको मैं कहूंगा इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। और क्या होगा यहां जरा देखेंगे, यहां से ये H, इधर से इलेक्ट्रॉन गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, और ये H प्लस इस माइनस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये लीजिए, ये H यहां से इधर चला जाएगा, और जैसे ये H यहां गया, आप देखो क्या रहा। जैसे ये H इधर गया, O माइनस, ये OET, ये तो ये हो ही गया, ये OH हो गया, ये R हो गया, और यहां ये नाइट्रोजन हो गया, ये लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, और ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज हो गई। क्लियर? अब यहां देखिएगा आगे इस स्टेप में क्या रहेगा। आगे देखो भैया, अब मैं अगला स्टेप सिखाता हूं आपको। अगले स्टेप में देखो क्या हुआ। अगले स्टेप में क्या होगा वो मैं आपको सिखाऊं, उससे पहले मैं आपको एस्टर के इनोलेट्स की एक कहानी सिखाता हूं। देखो, ये मैंने कोई एक एस्टर लिया, बहुत कमाल की बात बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, कमाल की बात। चलो मैं अगले पेज पे सिखा देता हूं, यहां बता देता हूं। ये आपने कोई एक एस्टर लिया, देखो इधर एक कमाल की बात बता रहा हूं मैं आपको। ये एक एस्टर लिया, और ये एस्टर में यहां इस जगह कोई एक लिविंग ग्रुप भी लगा हुआ है। यहां क्या लगा हुआ है? मान लीजिए कोई एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है इस तरीके से। देखो, ये लगा हुआ है,
और यहाँ पर ये कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। करेक्ट। अब आपने क्या किया, यहाँ पर कोई बेस लिया। अब बेस लेने पर ऑब्वियसली यहां से ये H+ बाहर निकलेगा। समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। देखना, जैसे ये H+ बाहर गया, आपको यहां पर ये स्पीशीज मिली। इज इट क्लियर? अब क्या होगा, हमें पता है एस्टर का, आपने अगर यहां पर ये इनोलेट बनाया है, ये लीजिए, मतलब बेस का मतलब आपने LDA ले लिया, ऐसे मान लो ये आपने इनोलेट बना लिया। करेक्ट। और ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। अब क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर और ये लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। और जैसे ये लिविंग ग्रुप बाहर गया ना, जैसे ये लिविंग ग्रुप बाहर गया, हमारे को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां मिल जाएगा। इस प्रकार का एलिमिनेशन हमें एस्टर के इनोलेट्स में करवाना आना चाहिए। क्लियर? ये एक बहुत ही वेल नोन रिएक्शन है एस्टर के इन इनोलेट्स की। ओके, ये बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है। इस प्रकार का एलिमिनेशन आपको करना आना चाहिए। करेक्ट। होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाते हैं ना, उस दौरान इस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, एक्चुअली ये एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, इस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं और उसके बाद ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। अब कई बार क्या होता है, यहां से स्टूडेंट के दिमाग में एक बात आती है, अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब यहां पर ये लीजिए, इस वाली कंपाउंड के अंदर तो रिंग ओपनिंग हो जानी चाहिए। क्या मतलब कि यहां अगर LDA ले लिया जाए तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहां से H+ निकाला। समझना मैं क्या कर रहा हूं, जरा देखना। और उसके बाद में ये रेजोनेंस हो गया, राइट। और ये जैसे रेजोनेंस हुआ, ये चीज हो गई। उसके बाद हो सकता है कि ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया, आप वो यहां करा दो। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, फिर अभी मैंने बताया था ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, ये पोर्शन एक लिविंग ग्रुप ही है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर, और हमारे को मिल गया ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये O-, और ये हो गई रिंग ओपनिंग। तो फिर ये काम करवा देना चाहिए था मुझे, है ना, क्योंकि ऐसे कंपाउंड मैंने आज से पहले भी कई बार लेकर आया हूं। मैं आपके सामने डिस्कस किए मैंने, और यहाँ एल्काइलेशन कराता था स्टीरियो लगा के, लेकिन आपको मैंने कभी भी इस प्रकार के रिंग ओपनिंग करना नहीं सिखाई। तो याद रखना, मैं ये काम यहां नहीं करवा सकता। अब क्यों? थोड़ी देर पहले तो करवा रहे हो, ये बता दी पूरी कहानी। अब क्या परेशानी है? परेशानी बहुत बड़ी परेशानी है भाई, बहुत बड़ी परेशानी है। परेशानी क्या है जरा देखो, ये जो 4 मेंबर्ड रिंग है ना, ये 4 मेंबर्ड रिंग का ये लीजिए, ये आपका O- है। और मैं आपसे ये कह दूं, जरा देखेंगे, ये आपके p ऑर्बिटल्स है एक्चुअली, जिनके बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। ये 4 मेंबर्ड रिंग है आपकी, है ना, ये आपकी 4 मेंबर्ड रिंग है। जरा देखेंगे, ये आपकी 4 मेंबर्ड रिंग है, बिल्कुल है 4 मेंबर्ड रिंग। और इस 4 मेंबर्ड रिंग का जो कॉरस्पॉन्डिंग इस सिग्मा बॉन्ड का ये जो सिग्मा स्टार है, वो सिग्मा स्टार ये है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन जो है, जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा स्टार के अंदर नहीं जाएंगे तब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन इसको दिए जा सकते हैं? हम कहेंगे नहीं। अरे क्यों? बिकॉज बोथ आर ऑर्थोगोनल, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थोगोनल है। अरे दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसे होगी? एक ऑर्बिटल यूं है, एक ऑर्बिटल यूं है, राइट। थोड़ी देर पहले सिस्टम एसाइक्लिक था, और एसाइक्लिक में रोटेशन पॉसिबल है, और रोटेशन के दौरान वो कभी ना कभी तो पैरेलल आएंगे, और जैसे पैरेलल आए इलेक्ट्रॉन गए और लिविंग ग्रुप बाहर। बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर सिस्टम में 4 मेंबर्ड रिंग जो मैंने यहां पर बनाई है, ये 4 मेंबर्ड रिंग जरा देखें आप, ये 4 मेंबर्ड रिंग जरा आप ध्यान से देखें। इसमें एक्चुअली ये पाई बॉन्ड वाले ऑर्बिटल और ये सिग्मा स्टार वाला जो ऑर्बिटल बोथ आर ऑर्थोगोनल। इसके अंदर, इसके कारण यहां पर ये जो प्रोसेस है ये नहीं हो पाता। यानी जो मैं ये प्रोसेस बता रहा हूं ना, ये प्रोसेस यहां हम नहीं करवा पाते, बिकॉज ऑफ ऑर्थोगोनल सेट, इसलिए ये नहीं हो पाता, इसीलिए ये रिंग ओपनिंग नहीं हो पाती है।
क्लियर? तो ये ध्यान रहे, एस्टर के इनोलेट में इस प्रकार का जो ये एलिमिनेशन मैंने बताया, ये एक वेल नोन एलिमिनेशन है, बहुत ही अच्छा स्टेप होता है ये एलिमिनेशन का एस्टर के इनोलेट्स में, अगर उसमें इस तरीके का कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ होता है। और आज इस बेलिस हिल्मान रिएक्शन में अब यही लिविंग ग्रुप हमारे को दिखाई दे रहा है। आओ वापस से देखते हैं उस रिएक्शन में। देखिएगा, वही लिविंग ग्रुप हमारे को यहां दिखाई दे रहा है, और वो लिविंग ग्रुप जब हमारे को यहां दिखाई दे रहा है तो मैं ये इलेक्ट्रॉन्स यहां भेजूंगा, ओके, उसके बाद मैं ये इलेक्ट्रॉन्स यहां भेजूंगा, ओहो, और उसके बाद में देखो ये लिविंग ग्रुप यानी हमारे कैटलिस्ट महाराज ऐसे कि ऐसे वापस से रिकवर कर लिए जाएंगे। और ये जो कैटलिस्ट दैट इज कॉल्ड टैप को, ये जब रिकवर कर लिया जाएगा, इसीलिए रेट कभी भी इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। और यहां देखो फाइनली हमारे को ये बेलिस हिल्मान एडक्ट जो मिला, ये देखो आपको ये ऑब्टेन हो गया, ये एस्टर, और ये लीजिए एक्टिवेटेड जो ओलिफिन थी उसका इस एच जहां लगा हुआ था उसने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन की है, और एच इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे जाके लग चुकी है। दैट इज द बेलिस हिल्मान एडक्ट। अब यहां पर चूंकि स्लो स्टेप आरडीएस स्टेप के अंदर हमें पता है कैटलिस्ट का रोल तो है, लेकिन ये फाइनली रिकवर हो चुका है, इसलिए रेट कभी भी इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। तो मैं क्या बोलूंगा इस रिएक्शन के लिए कि बेलिस हिल्मान रिएक्शन में फॉलो सूडो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या हो गई ये? सूडो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये लीजिए, ये बात हुई बेलिस हिल्मान रिएक्शन की। और बेलिस हिल्मान रिएक्शन में याद रखना, अगर ये फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप, इस प्रकार का फंक्शनल ग्रुप और इस प्रकार का फंक्शनल ग्रुप, और ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है ये, यानी कि मैं ये कह दूं कि अगर ये प्रकार का फंक्शनल ग्रुप और ये कार्बोनाइल, ओके, ये प्रकार का फंक्शनल ग्रुप यानी कि ये वाली चीज, और अगर ये कह दो एक्टिवेटेड ओलिफिन, अगर ये दोनों चीजें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है तो होने वाली रिएक्शन को हम इंट्रामॉलिक्यूलर बेलिस हिल्मान रिएक्शन कहेंगे। तो बेलिस हिल्मान क्या होती है, जनरल रिप्रेजेंटेशन बता दिया। इसी में से मैंने कार्बोनाइल और डैप्को और एक एक्टिवेटेड अल्किन लेते हुए एक जनरल रिएक्शन लिखी, और जनरल रिएक्शन के बाद मैंने एक मैकेनिज्म ड्रॉ करके आपको बता दिया एक्चुअली रिएक्शन किस प्रकार से कंप्लीट होती है, कौन सी काइनेटिक्स फॉलो होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सवाल आ चुका है एक बार नेट में और कभी भी फिर से आ सकता है, हो सकता है अब इस बार इंट्रामॉलिक्यूलर बेलिस हिल्मान आ जाए। आपको टेस्ट पेपर के अंदर भैया सवाल मिलेंगे अब इसमें आने वाले टेस्ट पेपर्स में, तो बहुत ध्यान से समझ के करना, क्योंकि अगर केस क्लिक हो गया तो मानकर चलिएगा आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, बिकॉज एक्टिवेटेड ओलिफिन की एच हटानी है, उधर से जो भी आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है उसके कार्बन से बॉन्ड बनाना है, और ऑक्सीजन पे या जो भी वाई ग्रुप लगा हुआ है उसके ऊपर एच लगानी है, और दैट इज द इंट्रामॉलिक्यूलर बेलिस हिल्मान रिएक्शन। क्लियर? चलिए उतारिएगा आप लोग। देखिए, अब हम बात करते हैं मुकेयामा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस की। देखिए, मुकेयामा एल्डोल कंडेंसेशन एक प्रकार का एल्डोल कंडेंसेशन है, लेकिन ये ओपन यानी एसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू कंप्लीट होने वाला कंडेंसेशन है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे देखिए, मुकेयामा एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि इट इज द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ सिलाइल इनॉल ईथर एंड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। Clear? That is promoted by some Lewis acid. It may be TiCl4, it may be InCl3, it may be SnCl4, etc. Clear? तो हम ये कहते हैं it is the, सबसे पहले हम लिखेंगे होता क्या है, it is the cross aldol condensation, cross aldol condensation, cross aldol condensation reaction of
क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ सिलाइल इनॉल ईथर with carbonyl compound promoted by, अब कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, इसलिए लिख के रखो एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन. क्लियर? विथ कार्बोनाइल कंपाउंड promoted by some Lewis acid, क्लियर? और ये लुइस एसिड क्या क्या हो सकते हैं देखो, दैट इज मे बी दिस, राइट? एक्सेट्रा. इस प्रकार के लुइस एसिड हम यहां पे काम में ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा. क्लियर? चलिए अब मैं बात करता हूं इसमें आगे की. देखिए काम की चीज क्या है जरा देखेंगे. पहली चीज सिनाइल इनॉल ईथर, ये होना चाहिए, और इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ करवानी. इनके बीच में होने वाली रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द लुइस एसिड क्या कहलाती है? दैट इज द मुकियामा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. अब मैं ये कह दूं ये जो सिलाइल ईथर है हो सकता है बना बनाया दे दे और हो सकता है बनवा ले, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. तो मैं यहाँ एक जनरल रिएक्शन लेता हूं जिसमें मैं पहले सिलाइल ईथर बना लूंगा. ये लीजिए मैंने ये कंपाउंड लिया एक, और मैंने इसकी रिएक्शन सबसे पहले कराई एलडीए से, ये लीजिए, और उसके बाद मैंने रिएक्शन करवाई TMS क्लोरीन से, ट्राइमेथाइल सिलाइल क्लोराइड, ये लीजिए, इससे करवाई. इससे सबसे पहले हमारे को ये सिलाइल ईथर मिल गया, ये लीजिए. इसकी बात हो रही है दैट इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ मुकियामा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. क्लियर? और इसकी रिएक्शन हमने फिर किसके साथ करवाई? दैट इज द कार्बोनाइल कंपाउंड. ये लीजिए, ये एक मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ द TiCl4 दैट इज द लुइस एसिड. ये क्यों लिए जाते हैं? बिकॉज ये जो सिलाइल ईथर्स होते हैं ना, इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम है, तो लुइस एसिड की प्रेजेंस में इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाया जाता है ताकि ये आसानी से इसके साथ रिएक्शन कर ले, इसलिए लुइस एसिड की प्रेजेंस ली जाती है. ओके, और इससे हमारे को फाइनली ये लीजिए इस प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा R, C+O, ये CH2, और ये लीजिए ये R, इसको मैं डैश कह देता हूं, ये डैश हो गया, और इस ऑक्सीजन पर अब ये सिलिकॉन लग जाएगा. और फाइनली सिलिकॉन को अगर हटाना हो तो हमें पता है HF वगैरह हम कोई भी एसिड काम में ले लेंगे, और यहां से हम इस सिलिकॉन को हटा सकते हैं. इसे कहा जाता है मुकियामा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. क्लियर? अब ये जो कैसे हुई रिएक्शन, ये सब कुछ अभी मैं आपको समझाता हूं. ओके, सारी बातें मैं आपको सिखाता हूं, कहीं कोई दिक्कत अभी आपको नहीं आएगी. पहले मैं इसके अंदर कुछ और जनरल बातें डिस्कस कर लेता हूं, वो भी जरा देख लें. देखो इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले तो ये ध्यान रहे कि जब भी कभी मैकेनिज्म होती है तो उस मैकेनिज्म में हम साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की बात नहीं करते. इसके अंदर हमेशा ओपन ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है. तो हम कहेंगे हेयर ओपन ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म. कैसी ट्रांजिशन स्टेट बनती है? ओपन ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म. ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के लिए. और इसीलिए चूंकि इसमें ओपन ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसीलिए इसमें अगर बनने वाला इनोलेट, अभी तो यह इनोलेट में जेड या ई का कोई मतलब ही नहीं था, पर मान लीजिए यहां जेड या ई इनोलेट का अगर कोई मतलब है तो ध्यान रखिएगा, चाहे आपके रिएक्शन में जेड इनोलेट बने, चाहे आपके रिएक्शन में ई इनोलेट बने, बनने वाला
प्रोडक्ट हमेशा सिन डायस्टीरियोमर ही होगा एज द मेजर प्रोडक्ट, ऑलवेज रिमेंबर। यहां मैं क्या लिखूंगा, मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज, मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज, मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज, मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज sin diastereomer, major product is always sin diastereomer, always remember whether the silyl enol ether, whether the silyl enol ether, silyl enol ether is sin, sorry, whether the silyl enol ether is Z और E, मतलब बनने वाला सिलाइल इनॉल ईथर चाहे Z हो चाहे E हो। मतलब आप साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में तो क्या करते थे, Z वाला सिन देगा, E वाला एंटी देगा। यहां चाहे Z बने चाहे E बने, कुछ भी बने, चूंकि ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है इसलिए चाहे Z बने चाहे E बने, सिलाइल इनॉल ईथर इनिशियली जो इंटरमीडिएट ये है, हमारा बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा कौन सा होगा, सिन डायस्टीरियोमर ही एज द मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो दो बातें इसमें बड़ी गजब की हमने देखी, एक ट्रांजिशन स्टेट कैसी है, ओपन एसाइक्लिक, एक तो ये कमाल की चीज है, और दूसरी और एक कमाल की चीज क्या है कि प्रोडक्ट इज ऑलवेज सिन डायस्टीरियोमर, प्रोडक्ट हमेशा क्या है, सिन डायस्टीरियोमर है। ध्यान रखना, चाहे आपका इनॉल ईथर सिन हो, जेड हो, चाहे ई हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब है कि ऐसा क्यों, चलिए इसकी मैं चर्चा भी करता हूं, उससे पहले मैं जनरल रिएक्शंस और लिख देता हूं, वो भी जरा आप लोग देखेंगे। देखो मैं जनरल रिएक्शन यहां पर लिख देता हूं। सपोज अगर आप लोग ये कार्बोनाइल लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना यार, बहुत ही ध्यान से, ये लीजिए, क्योंकि अब मैं यहां पर कुछ सवाल बना रहा हूं जिसमें मैं KCTC का भी जिक्र करूंगा। करेक्ट, ये राइट। चलिए मैंने ये कंपाउंड लिया, कार्बोनाइल कंपाउंड, और मैंने इसकी रिएक्शन LDA के साथ करवाई। ये लीजिए, पहला स्टेप LDA और दूसरा स्टेप वही TMSCl। तो पहले तो आप ये बताइए कि जो इनोलेट हमारा बनने वाला है वो किधर बनेगा, बिकॉज अब रेजियो की चर्चा होगी। तो आपको पता है LDA की प्रेजेंस में इनोलेट इस तरफ बनाया जाता है। ये मैं आप लोगों से डिस्कस ना भी करूं तो चलेगा, बिकॉज KC और TC इनोलेट का जिक्र हमारे बीच में हो चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको KCTC एक्सप्लेन कर रखा है। क्लियर? तो KC इनोलेट मैं आप लोगों को यहां पर बना रहा हूं, इसके दे रहा हूं। और अगर मान लीजिए बेस हमारा क्या होता, थोड़ा वीक होता, ट्राइमिथाइल अमीन ले लिया और फिर मैं TMSCl ले लेता हूं, तो KC इनोलेट नहीं बनता, TC इनोलेट बनता है। ये क्या बना है, KC, और यहां क्या बनेगा, TC। ये लीजिए, हमारे को पता है यहां ये स्पीशीज मिलेगी। तो दोनों ही केस के अंदर बनने वाले सिलाइल इनॉल ईथर अलग अलग बने हैं, एक जगह KC और एक जगह TC। तो ये सब चीजें हम लोग जानते हैं। आगे मुकायामा जब मैं यहां करवाऊंगा तो यहां क्या करा जाएगा, ये लीजिए, कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ द लुईस एसिड। ये लीजिए, यहां भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ द लुईस एसिड। अभी स्टीरियो का जिक्र नहीं कर रहा हूं, अभी तो सिंपल जनरल रिएक्शंस लिख रहे हैं। क्लियर? अभी तो मैंने केवल यहां सिलाइल इनॉल ईथर किधर बनेगा ये आप लोगों से डिस्कस किया, KCTC का कंसेप्ट जोड़ दिया मैंने यहां मुकायामा में। और यहां देखिए बनने वाला प्रोडक्ट कैसे होगा, क्या होगा, जरा देखते हैं। ये लीजिए, ये कार्बोनाइल बन गया, ये पीएच हो गया और ये OH बना लिया मैंने। करेक्ट। और यहां देखिए, यहां देखिए, ये यहां, ये लीजिए, ये करेक्ट, और ये OH, ये पीएच, और यहां ये Me। करेक्ट। और अगर मेरे को यहाँ स्टीरियो बतानी पड़ती तो मैं स्टीरियो क्या बताऊंगा, हमेशा सिन। कौन सा डायस्टीरियोमर बनाऊंगा, हमेशा सिन डायस्टीरियोमर। क्यों बनाऊंगा अभी मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो यहां तो मैंने देखिए ये जो मुकायामा करवाई वो यहां पर मैंने सिलाइल इनॉल ईथर इस तरफ बनाया, KC इनोलेट बनाया, और यहां मैंने TC इनोलेट बना के, TC इनॉल बना के ये प्रोडक्ट वगैरह बनाया है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को? करेक्ट। ओके, चलिए ये सब चीजें हम लोग जानते हैं, समझते हैं। अब मैं इसमें और आगे चलता हूं। देखो, अगर मान लीजिए हम
जो ये सिलाइल इनॉल ईथर बना रहे हैं, ये कंपाउंड कुछ इस प्रकार का हो, सपोज ये कार्बोनाइल कुछ ऐसा हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने इस कंपाउंड की रिएक्शन सबसे पहले एलडीए के साथ करवाई और एलडीए के साथ करवाने के बाद ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई। तो क्या दिक्कत है, ये लीजिए, यहां मैंने सबसे पहले ये सिलाइल ईथर बना लिया, करेक्ट। और आपको अभी मैंने सिखाया इसमें स्टार्टिंग मटेरियल मतलब जो रिएक्टिंग स्पीशीज होती है वो सिलाइल इनॉल ईथर है। लो भैया आ गया। और फिर इसकी रिएक्शन मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ कराई, इट मे बी एल्डिहाइड, इट मे बी कीटोन एंड दैट इज प्रमोटेड बाय लुईस एसिड। लो जी, ये मुकियामा एल्डोल कंडेंसेशन का एक और एग्जांपल ले लिया और दो डिफरेंट कार्बोनाइल के बीच में हो रही है, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और जैसे ये रिएक्शन हुई हमारे को यहाँ प्रोडक्ट ये लिखना है, ये कार्बोनाइल हो गया, ये लीजिए ये दोनों मिथाइल मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और ये कार्बोनाइल का मैंने अल्कोहल बना लिया है, ये लीजिए, दैट इज द मुकियामा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों मुकियामा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट हमेशा सिन ही बनता है, क्यों यहाँ सिन प्रोडक्ट ही हमारे को मेजर बनाना है। आओ समझते हैं इसको। देखो मैंने एक और एग्जांपल लिया, अब की पहली बार मैं यहाँ पर स्टीरियो की चर्चा करने वाला हूँ। देखो मैंने इसकी रिएक्शन एलडीए के साथ करवाई, लीजिए, और इसके बाद मैंने यहाँ इसकी रिएक्शन टीएमएस क्लोरीन ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ करवाई। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है बनने वाला सिलाइल इनॉल ईथर या तो ये होगा या फिर बनने वाला सिलाइल इनॉल ईथर ये होगा, ये लीजिए भाई, इसके अलावा तो और कोई हो ही नहीं सकता ना। सिलाइल इनॉल ईथर या तो ये है या ये है, दोनों ही सिलाइल इनॉल ईथर यहां पर बनने वाले हैं। क्लियर? हो सकता है ये 70%, ये 30%, ये 80%, ये 20%, हो सकता है ये 20%, ये 80%, ये 10%, ये 90%। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्चुअली ये आर कैसा है, कौन है, किस प्रकार का है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, इस बात से अब फर्क ही नहीं पड़ेगा आगे जाके कि ये बनने वाला सिलाइल इनॉल ईथर एक्चुअली जेड है या ई है, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट तो सिन ही बनने वाला है। और यही तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सिन ही क्यों बनेगा। क्लियर? जब इसकी रिएक्शन आगे मैंने इस बेंजल्डिहाइड के साथ करवाई, ये लीजिए, और प्रमोटेड बाय लुईस एसिड, तो देखो यहां दो प्रकार के प्रोडक्ट हमारे को मिलेंगे। ये लीजिए, राइट, मैं सीधा मेन प्रोडक्ट बना रहा हूं, ये लीजिए, एक प्रोडक्ट ये बनेगा PH और ये OH, ये लीजिए, एक प्रोडक्ट ये बनेगा और एक प्रोडक्ट हमारे पास ये आएगा, ये लीजिए, ये दो प्रोडक्ट हमारे को मिलेंगे। इस प्रोडक्ट को मैं सिन कहूंगा और इस प्रोडक्ट को मैं एंटी कहूंगा। क्लियर? और याद रहे इस सिन और एंटी में से सिन ऑलवेज मेजर है, डजंट मैटर वेदर द गिवन इनोल इज Z और E। इन दोनों में से मैंने क्या लिया था इससे फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे ये रिएक्शन करे चाहे ये रिएक्शन करे, प्रोडक्ट यही मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा हमेशा इन द केस ऑफ द मुकियामा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ऐसा क्यों, बस वो मैं आपको समझाता हूं, उतारिएगा आप लोग। अब देखो भाई, मैं ये सिखाता हूं आपको कि क्यों मैंने ऐसा कहा, क्यों चाहे कुछ भी ले लें बनने वाला मेजर प्रोडक्ट सिन डायस्टीरियोमर ही है, इसको मैं सिखाता हूं और इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द यूज ऑफ ओपन एसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। आओ देखते हैं। देखिए, मैं अगर आपसे ये कह दूं कि देखिए ये कार्बोनाइल है, ये कार्बोनाइल है, करेक्ट, और इस कार्बोनाइल का ये अपना R और ये H है। लीजिए, मैंने कार्बोनाइल क्या ले रखा है, यहाँ फिनाइल ले रखा है, कोई बात नहीं, अगर फिनाइल ले रखा है तो फिर यहाँ फिनाइल कर लो। ये लीजिए, कार्बोनाइल में ये ले रखा है, ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जो हमने इनोलेट बनाया है वो इनोलेट कौन सा है, ये लीजिए, डबल बॉन्ड, और इस तरीके से ये इनोलेट है बेसिकली, करेक्ट। चलिए जी, कोई ना, ये लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं
ये इसका सिलाइल इनोलेट है, ये लीजिए। अगर ये कह दिया जाए OSIMe3 और OSIMe3 के साथ देखो इधर क्या लगा हुआ है, OSIMe3 ये R है और इधर Me है, कोई ना, ये आपका R है और इधर ये Me है और ये लीजिए इधर तो H लगा हुआ है। क्लियर? आप बताइए इस वक्त ये कौन सा इनोलेट है? तो आपको अगर OSIMe3 और ये Me अगर ये दोनों एक साइड हैं, OSIMe3 ये लीजिए और ये Me अगर ये एक साइड है तो ये Z इनोलेट है। कैसा है? Z इनोलेट है। तो मैं आपसे कहूंगा ये Z इनोलेट है। तो Z इनोलेट है पीछे की तरफ और कार्बोनाइल है सामने की तरफ, यानी ऐसे है, ऐसे है, जरा देखेंगे ये कार्बोनाइल डबल बॉन्ड O, राइट, ये ऐसे है डबल बॉन्ड O और ये कार्बोनाइल ऐसे है। आई बात समझ में? इसके जस्ट पीछे ये इनोलेट है, डबल बॉन्ड, ये R, ये OSIMe3, ये Me और ये H, इस प्रकार से ये स्पीशीज लगी हुई है, राइट। अब मैं आपसे ये कहूं, या तो रिएक्शन ऐसे Z इनोलेट कर रहा है या फिर रिएक्शन कौन कर रहा है, जरा देखेंगे। ये कार्बोनाइल है, ये PH है और ये H है और इसके जस्ट पीछे कौन है? आप कहोगे कि भाई आप यहां कहोगे कि यहां जस्ट पीछे Z इनोलेट नहीं है, E इनोलेट है। और अगर E इनोलेट है तो फिर आप ऐसे कहोगे, आओ जरा बताता हूं मैं आपको, ये OSIMe3 ये ऐसे लिख दोगे, ये R ऐसे लिख दोगे, ये H ऐसे ही है और Me ऐसे ही है, ये लीजिए, ये आपने लिख दिया। आपके कौन सा इनोलेट लिखा? देखो Me और OSIMe3 एक दूसरे के अपोजिट है, करेक्ट। तो बताइए कैसा लिखा आपने? आपने लिखा E इनोलेट, यानी Z इनोलेट भी रिएक्शन कर सकता है, E इनोलेट भी रिएक्शन कर सकता है। इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन हो, जरा आप देखेंगे क्या होगा, करेक्ट। इधर देखो, जब Z इनोलेट और E इनोलेट रिएक्शन करते हैं, राइट, तो यहां होगा क्या, जरा देखेंगे आप लोग। यहां ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां गए, ये लीजिए, ऐसे ही होता है, राइट। और साथ में ये भी बता दूं कि ये ऑक्सीजन से कौन लगी हुई होती है, मेटल, और इसके साथ X, लुइस एसिड लगा हुआ है ना कार्बोनाइल के साथ। अरे ये कौन लगा है, मेटल और X, TiCl4 लगा हुआ होता है ना, ताकि ऑक्सीजन की विड्रॉइंग पावर बढ़े, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़े, ऐसा ही तो कुछ होता है, राइट। तो अब होती क्या है रिएक्शन, मैं जरा आपको समझा देता हूं, इस पर मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूं वापस से। एक चीज और मैं सिखा दूं मैं आप लोगों को, जरा वो भी देख लो, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये सिलाइल इनॉल ईथर जब आप बना लेते हो, ये सिलाइल इनॉल ईथर जब आप बना लेते हो और इसके रिएक्शन आप कार्बोनाइल के साथ कराते हो, ये कार्बोनाइल जो कि किससे लगा है, लुइस एसिड के साथ, तो बताओ क्या होता है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। माइनस होते ही यहां से क्लोरीन बाहर निकल जाएगी। जैसे क्लोरीन बाहर निकलेगी, देखो ये फ्री हुई क्लोरीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्लोराइड आ गया और यहां लुइस एसिड है, ये लीजिए, और यहां ये TiCl3 है, ये पॉजिटिव है, ये लीजिए, सब कुछ होगा वही है। अब क्या होगा जरा देखो, क्लोराइड यहां से यहां गया, इसने सिलिकल ने इसको इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, ये इलेक्ट्रॉन छोड़े तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ और यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर अटैक करेंगे। इस प्रकार से यहां बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड ऑब्टेन होता है। ये एक्चुअली ये प्रोसेस होता है जब भी कभी यहां मुकियामा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस होती हैं। तो अब मैं आता हूं बिल्कुल वापस से इसी स्टेप पे, यहां पर ये मेटल से लगा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत हमारे को नहीं है। अब यहां क्या होगा जरा देखेंगे आप लोग, यहां से अब मैं ये कह दूं, देखो इससे समझाता हूं, ये आपका कार्बोनाइल, उसके बाद ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो पीछे है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, इनॉल तो वही है, वो अटैक करेगा इस कार्बोनाइल के ऊपर और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाएंगे। तो बताइए इससे क्या रहा, देखो इससे पीछे की तरफ कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया और पीछे की तरफ जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया तो देखिएगा ये तो क्या बन गया, OH, ये क्या हो चुका है, PH, ये क्या है, H, इधर से ये क्या है, C डबल बॉन्ड OR, राइट, इधर ये क्या है, ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड OR, क्लियर, वो OH में कन्वर्ट हो चुका, ये Me हो गया
और ये H हो गया। कहिए ये मेरी बात समझ में आ गई आपको यहां तक? और सेम यही स्टेप हमारे को यहां पर लिखने हैं। जब यहां पर होंगे तो इधर देखिएगा, ये OH में कन्वर्ट हो गया, ये PH में हो गया, ये H में हो गया, ये यहाँ C डबल बॉन्ड OR हो गया, ये Me हो गया और ये H हो गया। ये लीजिए, ये स्पीशीज हो गई। अब यहां से सिन की पहचान नहीं हो रही है यार, सिन की पहचान तो अभी भी नहीं हुई। कैसे पहचान करें, करना सिखाता हूं। सिन की पहचान कैसे होती है? देखो, जब आप सिन कह रहे हो ना, तो मैं आपको कह रहा हूं सिन कब कह रहे हो आप, उस वक्त अपना ये RC डबल बॉन्ड O ग्रुप, देखो C डबल बॉन्ड OR और PH, ये लीजिए, जब ये जिग-जैग चेन में होते हैं ना, जब ये प्रिंसिपल चेन में होते हैं ना, उस वक्त OH और Me दोनों सेम साइड होते हैं, या तो वेज वेज या डैश डैश, तो मैं इसको सिन कहता हूं। करेक्ट। अब न्यूमांस में ये चीज कैसे पता करते हैं, आओ इसके लिए आपको एक ट्रिक सिखाता हूं मैं। देखो देखो यहां पर अब मैं क्या करता हूं, जरा इस ब्लू वाले बॉन्ड्स को रोटेट करता हूं। ये जो ब्लू वाले बॉन्ड्स है ना, इनको मैं रोटेट करता हूं। जैसे मैं इनको रोटेट करूंगा, यहां पर मुझे ये कुछ ऐसे नजर आएगा। ये PH, ये लीजिए, ये यहां आ गया, और यहां PH जब इधर आ गया तो H इधर आ गया, OH इधर आ गया। उसके बाद आप देखो, ये C डबल बॉन्ड OR ये ऐसे ही है, ये H ऐसे ही है, और ये Me ऐसे ही है। क्लियर? याद रखना आप लोग, जब भी कभी ये ग्रुप एक दूसरे के 180 पर हैं, अरे ये ग्रुप कैसे हैं, एक दूसरे के 180 पर हैं। कौन? ये ग्रुप एक दूसरे के 180 पर हैं। जब ये ग्रुप 180 पर हैं एक दूसरे के, यानी जिग जैग चेन में 180 पर हैं, ये C डबल बॉन्ड OR और ये PH, ये दोनों एक दूसरे के 180 पर हैं, और अगर ये 180 पर होते हैं तो उस वक्त याद रखना, ये जो ग्रुप है ये सेम साइड, ये हमेशा सेम साइड है, तो ये वेज डैश में भी सेम साइड रहेंगे। और अगर ये 180 पर हैं जिग जैग चेन में, ये लीजिए न्यूमांस में जो ये 180 पर हैं, तो ये जिगजैग चेन में भी 180 पर हैं, क्योंकि स्टैगर्ड है इधर, ये 180 तो जिगजैग चेन में भी 180, राइट। तो अब अगर मैं यहां से कहूं कि ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सेम साइड है, तो ये वेज डैश में भी सेम साइड ही आएंगे, और Me और OH सेम साइड का मतलब या तो वेज वेज या डैश डैश। और आप देखो यार, ये Me और OH, अरे कैसे हैं, आप कहोगे सेम साइड हैं, सेम साइड है, इसका क्या मतलब हुआ, सिन। तो यहां ये जो प्रोडक्ट आपको मिला है, ये एक सिन डायस्टीरियोमर है। किससे मिला? Z इनोलेट से मिला। क्लियर? अब आप यहां पर इससे बनाओगे, ये क्या ले रखा है, E इनोलेट, और आप क्या देखोगे कि E इनोलेट भी हमें सिन ही दे रहा है। देखो कैसे जरा देखो यहां से मैंने इसको रोटेट करा, जैसे मैंने इसको रोटेट करा ना, तो देखो रोटेट करते ही क्या हुआ, देखो जैसे मैंने इसको रोटेट करा, ये PH यहां चला गया, जैसे ये PH यहां गया, H यहां आ गया, OH यहां आ गया। क्लियर? अब इसके बाद जो पिछला हिस्सा है वो जरा आप बना लो, C डबल बॉन्ड O आ गया, ये R आ गया, ये H हो गया, और ये Me हो गया। क्लियर? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बताइए यहां 180 डिग्री पे कौन है, ये लीजिए, जब ये 180 डिग्री पर हैं तो देखो क्या ये सेम साइड है, क्या एक ही तरफ है, क्या आप कहोगे यस, इधर से ये दोनों सेम साइड हैं। इसका मतलब जब वेज डैश आप बनाओगे तो Me और OH सेम साइड आएंगे, यानी कि E इनोलेट ने भी, ये जो E इनोलेट था इसने भी यहां कौन सा प्रोडक्ट दे दिया है, यहां पर सिन प्रोडक्ट दिया है। कौन सा प्रोडक्ट दिया है? सिन प्रोडक्ट दिया है। इसका मतलब चाहे आप रिएक्शन Z से चालू करो, चाहे आप रिएक्शन E से चालू करो, आपको मेजर प्रोडक्ट हमेशा सिन ही मिलेगा। अभी भी सवाल अपना पूरा नहीं हुआ, मतलब दिमाग का कंफ्यूजन अभी पूरी तरह से नहीं गया। कहने का मतलब है सिन ही बन रहा है यहां। तो मैंने ये थोड़ी कहा है कि सिन ही बनेगा, मैंने तो कहा था सिन मेजर बनेगा। तो फिर अगर यहां पर सिन बन रहा है तो फिर एंटी कैसे बनता है, और एंटी माइनर क्यों बनता है? ऐसे एंटी में क्या परेशानी है कि एंटी माइनर बन जाता है? क्लियर? क्योंकि अभी तो एंटी का जिक्र ही नहीं है, राइट। अभी तो सिन का ही जिक्र है, और केवल जिक्र ये है कि चाहे आप Z इनोलेट लो चाहे E इनोलेट लो, बनेगा हमेशा सिन ही मेजर। लेकिन एंटी तो अभी बनाया ही नहीं, तो एंटी बनता कैसे है और एंटी माइनर क्यों बन जाता है, जरा उसको मैं आपको समझाता हूं। आओ देखो,
कैसे एंटी बनता है और एंटी क्यों माइनर बनता है, इसको जरा मैं आपको समझा दूं। चलो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। चलो देखो मैं यहां आपसे समझाता हूं अब आपको एंटी कैसे बनाना होता है। देखो कुछ नहीं है, ये आपका वही कार्बोनाइल है, ये लीजिए, ये पीएच हो गया, ये एच हो गया, करेक्ट। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये लीजिए OSIMe3 है और ये आपका R है, क्लियर। और आपसे ये कहूं ये Me है और ये H है, कहिए ये कौन सा इनोलेट है, आप कहोगे जेड इनोलेट की रिएक्शन बताई जा रही है आपके। तो अब यहां एक समस्या है, जेड इनोलेट जब यहां पर लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से कार्बोनाइल के साथ, मतलब यही जेड इनोलेट जब कार्बोनाइल से ऐसे अप्रोच करता है तो दो बल्कि ग्रुप यानी कि पीएच और Me एक दूसरे के साथ गॉसिप फॉर्म में होते हैं और इस दौरान दोनों के बीच में स्टीयरिक रिपल्शन होता है। जबकि पिछले केस में यही पीएच और यही Me एक दूसरे के एंटी में थे, गॉसिप में थे ही नहीं। चेक कर लीजिए, यहां पर भी पीएच और Me एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एंटी पे ही थे, गॉसिप में थे ही नहीं। तो यहां बनने वाली ट्रांजिशन स्टेट, यहां बनने वाला इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होता है, मोर पॉपुलेटेड होता है। लेकिन जब यही सिन अप्रोच ऐसे कर रहा होता है जेड इनोलेट के साथ, ये जेड इनोलेट जब अप्रोच ऐसे कर रहा होता है कार्बोनाइल के साथ, करेक्ट। अब देखिए जेड क्यों, अब मैं इनोलेट की भी बात कर लेता हूं। देखो आप, अगर मैं इनोलेट यहां बनाता हूं, देखो इनोलेट बनाता हूं, ये आपका पीएच, ये आपका एच, ये लीजिए ये आपका हो गया, और मैं यहां वही एम ही रख रहा हूं, यहां एच ही रख रहा हूं, और मैं यहां OSIMe3 इधर रख के और R इधर लग देता हूं। बताइए कौन सा इनोलेट मैंने आपके यहां बना दिया। आप कहोगे ये तो ई इनोलेट बना लिया है, करेक्ट। कौन सा बना लिया है, ई इनोलेट, राइट। अब आप देखो जरा ध्यान से देखो, ये जो ई इनोलेट हमने यहां बनाया है इसमें फिर से ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में गॉशे हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हैं, गॉशे हैं। और अगर गॉशे हैं तो दोनों के बीच में स्टीयरिक रिपल्शन भी काम करेगा। तो एक्चुअली ये वाली जो अप्रोच होती है ना, ये अप्रोच लेस फेवर्ड होती है, होती तो है लेस फेवर्ड होती है। तो ये जो है ना ये माइनर है, ये वाली जो अप्रोच है ना ये माइनर है, और ये वाली जो अप्रोच है ना ये वाली ये मेजर है। इसीलिए इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो सिन ही आ रहा है, इसलिए सिन मेजर है। और इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, आप चाहे इधर से बनाओ चाहे इधर से बनाओ, चाहे जेड बनाओ चाहे ई बनाओ, एक्चुअली ये दोनों ही अप्रोच अब आपको एंटी देने वाली है। लेकिन ये एक्चुअली माइनर अरेंजमेंट है, इसलिए जो एंटी बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आपने इनोलेट जेड लिखा है या ई ले रखा है। एक्चुअली जेड और ई दोनों ही सिन भी बना सकते हैं, दोनों ही एंटी भी बना सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ये वाली अप्रोच जब होती है इन दोनों की आपस में ओपन एसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में, तो हमें एंटी मिलती है। लेकिन ये अप्रोच माइनर इसलिए है बिकॉज बल्कि ग्रुप के बीच में रिपल्शन है, और रिपल्शन होने के कारण ये अप्रोच जो है वो बहुत ही कम तरीके से हो पाती है, मतलब लेस पॉपुलेटेड होती है वाली अप्रोच। और ये जो अप्रोच होती है चाहे जेड करे चाहे ई करे, ये मेजर है, मोर पॉपुलेटेड है, इसलिए इससे बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। तो ये वाली जो अप्रोच है वो सिन डायस्टीरियोमर दे रही है, और ये वाली जो अप्रोच है वो एंटी डायस्टीरियोमर दे रही है। तो एक्चुअली वो अप्रोच भी एंटी देगी और ये अप्रोच भी एंटी देगी, राइट। लेकिन ये लेस पॉपुलेटेड है बिकॉज ऑफ सच टाइप ऑफ स्टीयरिक रिपल्शन, इसलिए एंटी प्रोडक्ट हमेशा आपको माइनर प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। और यही कारण है, यही रीजन है कि जो मुकियामा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है ये ओपन एसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से होने के कारण बनने वाले सिलाइल इनॉल ईथर, चाहे जेड स्टीरियो केमिस्ट्री का बने चाहे ई स्टीरियो केमिस्ट्री का बने, आपको मेजर प्रोडक्ट हमेशा सिन ही बना के आना है, क्लियर। और आज आपने नई चीज क्या सीखी, नई ट्रिक क्या सीखी कि आप ध्यान रखना न्यूमान्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले को अगर आपने देखा है और आपसे अगर ये कह दिया जाए कि ये 180 डिग्री वाली जिगजैग चेन है,
है। तो याद रखना, अगर ये 180 डिग्री वाली जिगजैग चेन है तो जिगजैग चेन में ये दोनों एक तरफ आएंगे और ये दोनों एक तरफ आएंगे। ये याद रखना, ये न्यूमान से सीधे रिजल्ट आप वेज डैश में देख के निकाल सकते हो। मैंने कहा अगर ये 180 डिग्री पर है जिगजैग चेन में, अगर ये 180 डिग्री पर है तो ये दोनों सेम साइड आएंगे उस वेज डैश पर, या तो दोनों वेज वेज या दोनों डैश डैश। ये आप हमेशा याद रखना, ध्यान रखना। क्लियर? तो ये बात हुई आप लोगों के मुकियामा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस की। क्लियर? जिसके अंदर सिन मेजर क्यों बना, एंटी माइनर क्यों बना, इसके रीजंस क्या हैं, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को समझा दिया है और ये चीज आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और रिएक्शन कैसे होती है मुकियामा एल्डोल की, इसकी बेसिक थीम मैंने आपको समझा दी है। अब मैं 2 सवाल आपको करके बताता हूं मुकियामा एल्डोल कंडेंसेशन के। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखो ये बहुत ही बढ़िया सवाल, दैट इज द बोरोन मीडिएटेड मुकियामा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें कीटीन और थायोबोरोनाइट एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। इससे बोरोन इनोलेट बनेगा और वो फिर कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखो होगा क्या, कीटीन में हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, और जब इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगी तो क्या रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आएंगे और जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां गए, तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है इसका वो तो यहां जुड़ जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर ये जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो आके जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहां जुड़ जाएगा। तो देखो इससे क्या बन गया, अरे इससे ये स्पीशीज बन गई क्या, देखो देखो इससे ये स्पीशीज बन गई क्या, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर तो सल्फर पीएच ने अटैक कर दिया और ऑक्सीजन के ऊपर ये बोरोन और ये Bu2। आप ध्यान से देखो, ये आपको यहाँ बोरोन का एक थायोइनोलेट मिल चुका है। अब ये स्पीशीज एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी और ये इस न्यूक्लियोफाइल की तरह स्पीशीज बिहेव करेगी और ये कार्बोनाइल के साथ जब रिएक्शन करेगी तो हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। देखो देखो ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, ये पीएच और ये कार्बोनाइल का अल्कोहल बन गया और ये CH2 और ये फिर से कार्बोनाइल और ये SPH, ये प्रोडक्ट हमारे को मिल गया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि बोरोन का जो थायोइनोलेट हमने यहाँ बनाया वो बोरोन थायोनाइट और कीटीन के बीच में रिएक्शन से बनाया है, ये ध्यान रखिएगा। और ये रिएक्शन, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, दैट इज बोरोन मीडिएटेड मुकियामा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर? अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं इसके अंदर। देखो ये समझ में आ गई बात, इंपॉर्टेंट डाल देना भैया, आ सकती है एग्जाम में इस बार। कैसे बनाए ये समझ में आ गया, राइट? देखो कीटीन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, ये हम लोग जानते हैं। इस बोरोन वाला पार्ट, बोरोन खुद इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, सल्फर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। न्यूक्लियोफाइल को मैंने यहां से जोड़ा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा, ये देखो जस्ट लाइक बोरोन इनोलेट, ये हो गया बोरोन इनोलेट। करेक्ट? जैसे एस्टर इनोलेट होते हैं ना बोरोन के, बिल्कुल वैसे के वैसे इनोलेट्स हैं यहाँ पर। क्लियर? बस यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह क्या है, सल्फर है और कुछ भी नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये जाके अटैक करेगा इस वाले कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। क्लियर? चलिए अब मैं आता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखिए बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या होगा, यहाँ पर बेस, यहाँ पर टिन की प्रेजेंस में टिन सेकंड इनोलेट बनाएगा, मतलब ये टिन मीडिएटेड मुकियामा एल्डोल है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये OSNOTF ये स्पीशीज हमने यहाँ पर बनाई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पीएच हो गया और ये लीजिए ये स्टीरियो कुछ भी हो सकती है, मतलब मैं यहाँ जेड बना दूं चाहे ई बना दूं, कुछ भी बना लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? क्यों फर्क नहीं पड़ता जेड या ई से? बिकॉज जो रिएक्शन यहाँ पर होगी ना वो ओपन एसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से होगी, और ओपन एसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से जब भी कभी रिएक्शन होती है तो हमें पता है मेजर प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, सिन डायस्टीरियोमर हमें मेजर मिलेगा। अब ये कंपाउंड किसके साथ रिएक्शन करेगा, इस कार्बोनाइल के साथ। तो देखो हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, ये लीजिए ये मिथाइल हो गया और ये आर डैश हो गया और ये लीजिए ये OH ग्रुप हो गया। ये कौन सा प्रोडक्ट मिल गया हमारे को, सिन डायस्टीरियोमर। क्लियर? और साथ में हमारे को एक प्रोडक्ट ये भी मिलेगा, ये लीजिए यहाँ ये Me और OH कहाँ चला जाएगा, डैश के ऊपर, ये लीजिए ये आर डैश। ये प्रोडक्ट हमारे को मिलेगा एंटी। इन दोनों में से हम एक को क्या कहेंगे, मेजर।
ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर है और ये जो प्रोडक्ट है ये माइनर है। अब ये मेजर और ये माइनर क्यों है, यानी सिन ही मेजर क्यों है, चाहे यहां कुछ भी बने, बिकॉज इट द गिवन टिन मीडिएटेड मुकियामा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसीड वाया ओपन एसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और ओपन एसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जब भी कभी कोई रिएक्शन होती है ना, तो हमारे को पता है सिन डायस्टीरियोमर ऑलवेज फॉर्म एज द मेजर प्रोडक्ट। यही अभी हमने सीखा है। यह बात हुई आज आपके मुकियामा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस की। तो आज हमने बेलिस हिल्मान रिएक्शन देखी, मुकियामा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देखी, और प्रीवियस ईयर में जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, जीमरमान ट्रेक्सल मॉडल और इवंस कायरल ऑक्सिलरी के ऊपर जितने भी सवाल आए हुए हैं, इन सबको हम लोगों ने कंप्लीट किया। क्लियर? आज के इस क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग हुक मॉडल डिस्कस करेंगे, यानी कि जब भी कभी किसी भी एल्कीन के ऊपर या किसी भी कायरल इनोलेट पर जब पास में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर कोई कायरल सेंटर अवेलेबल होता है, तो फिर आने वाला ग्रुप कहां पर आएगा, किस स्टीरियो के साथ आएगा, इट कैन बी आइडेंटिफाई बाय द हेल्प ऑफ द हुक मॉडल। ये सब कुछ हम लोग अगली क्लास के अंदर समझेंगे। आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। बता दीजिए।